So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So मेरे ख्याल से थ्योरी ऑफ मशीन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट दो क्लासेस में हमने मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आप लोग बताएंगे लास्ट क्लास में जो ट्यूसडे को हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने थ्योरी ऑफ मशीन का कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था। लास्ट जो हमारी मैथमेटिक्स ट्यूसडे को थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास हुई थी उसमें हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था, एक बार आप लोग बताइए, तो फिर हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। Velocity diagram for single slider. Okay. तो वेलोसिटी डायग्राम फॉर सिंगल स्लाइडर अगर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है तो बेसिकली अब हमें मूव करना है एक्सेलरेशन एनालिसिस के ऊपर। देखिए एक्सेलरेशन एनालिसिस में हम सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में एक लिंक दिया गया हो, कुछ इस तरीके का, इस लिंक को आपने एक्सेलरेशन एनालिसिस हो गया था साहिल, एक्सेलरेशन में रेडियल टेंजेंशियल कंपोनेंट बता दिए थे क्या मैंने? ओके, कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बता दिया था? कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। सो एक्सेलरेशन एनालिसिस में आपको अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये मैंने पढ़ा दिया है। नंबर 2, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये भी मैंने आपको बता दिया है। नंबर 3, अब हम लोग डील करेंगे कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। देखिएगा कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले इसका स्टेटमेंट बता देता हूं मैं आपको। इट इज a pseudo acceleration associated with a slider sliding over a rotating link। ये बोल रहा है कि एक एक्सेलरेशन, लेट अस सपोज ये एक रोटेटिंग लिंक है, अगर इसके ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ है तो जब ये लिंक रोटेट करेगा और साथ में स्लाइडर स्लाइड भी करेगा तो ऐसे में स्लाइडर के ऊपर जो पॉइंट होगा वो बेसिकली एक एक्सेलरेशन महसूस करता है और उसी एक्सेलरेशन को आपने क्या बोला यहां पर? कोरियोलिस एक्सेलरेशन। सो वंस अगेन मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक स्लाइडर किसी भी रोटेटिंग लिंक के ऊपर स्लाइड करता है तो ऐसी कंडीशन में वो स्लाइडर यहां पर एक एक्सेलरेशन फील करता है और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर? कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन कब आता है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कितना होता है?
दो पॉइंट है कोरियोलिस एक्सेलरेशन के लिए, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं कोरियोलिस का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, जिस वेलोसिटी से स्लाइडर स्लाइड करता है, मल्टीप्लाई बाय रोटेशनल स्पीड, या बोल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक। तो फाइनली ये जो AC आपके पास में आ रहा है, AC इक्वल्स टू आ रहा है 2v ओमेगा। AC इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास में 2v ओमेगा, ये आपके पास में मैग्नीट्यूड आ रहा है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज सर इसकी डायरेक्शन, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऊपर, जस्ट अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऊपर, तो देखिए जरा किधर होती है इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अगर ये आपके पास में एक स्लाइडर है, इसके पास में एक वेलोसिटी v है, इसके पास में एक ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया है, तो इसकी जो डायरेक्शन दी जाती है, डायरेक्शन ऑफ AC, ये कैसे दी जाती है जरा देखिएगा ध्यान से, 90 डिग्री फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, velocity of sliding in the sense of rotation, velocity of sliding से 90 डिग्री इन द सेंस ऑफ रोटेशन, ये आपके पास में बेसिकली AC की डायरेक्शन होने वाली है। ये आपके पास में क्या होने वाली है? AC की डायरेक्शन होने वाली है। तो ये आपके पास में वेलोसिटी v है। वेलोसिटी v को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए, आपके पास जो पेन है उसके टिप को वेलोसिटी की डायरेक्शन की साइड रखिए और दूसरे एंड को इस जगह पर रखिए। उसके बाद में आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज रोटेशन अगर दिखा रहा है तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर दीजिए, ये आपके पास में AC की डायरेक्शन आ जाएगी। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। ये आपके पास में स्लाइडर है, लेट अस सपोज ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है ओमेगा और वेलोसिटी अभी भी इसी डायरेक्शन में होती, तो AC की डायरेक्शन देखिए कैसे आएगी, AC की डायरेक्शन देखिए किस तरीके से आएगी। ये जो आपके पास में जो पेन है, इसके टिप को ऊपर की साइड रखिए और रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, ये आपके पास में AC की डायरेक्शन आ जाएगी। फिर से देखिए, अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो इसके अंदर, ये आपके पास में ओमेगा है, ये वेलोसिटी v है। वंस अगेन ये जो मार्कर है इसकी जो टिप है उसको वेलोसिटी की साइड रखिए और रोटेशन देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज, तो इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, ये आपके पास में AC की डायरेक्शन आ गई। एक बार अगर आप फिर से देखेंगे यहां पर, ये स्लाइडर है, ये ओमेगा है, ये वेलोसिटी v है। सो आप देखिए यहां पर ये वेलोसिटी की टिप है, मतलब पेन की टिप वेलोसिटी की साइड, और ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दो, ये आपके पास में AC की डायरेक्शन आ गई। सो एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि AC को आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, AC की डायरेक्शन कैसे दी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज नॉट अ बिग टास्क, डायरेक्शन यहाँ पर डिसाइड करना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बताइए एक बार, प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, किस तरीके से डायरेक्शन ली जा रही है? देखिए जरा, अगर एक छोटे से एग्जांपल से मैं आप तीनों
कंपोनेंट्स को अगर फिर से समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए आपके पास में एक लिंक है जिसको आपने पिन कर दिया है, और ये आपके पास में एक स्लाइडर है, इसके पास में एक ओमेगा अवेलेबल है, ओमेगा इक्वल्स टू मान लीजिए 5 रेडियन पर सेकेंड। इधर एक अल्फा अवेलेबल है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये दिया गया है 2 मीटर। इसके पास में एक वेलोसिटी v अवेलेबल है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। इसके पास में एक एक्सेलरेशन अवेलेबल है a, ये मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा है कि स्लाइडर के ऊपर जो पॉइंट a है ये पॉइंट o है, तो बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट a बताओ। तो आपको सबसे पहले ये देखना है एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट यहां पर काम करने वाले हैं। ये a पॉइंट है, एक एक्सेलरेशन आपको दिया गया है इस साइड, a इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा देखिए, अगर ओमेगा दिया गया है तो टुवर्ड्स द सेंटर रेडियल कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर होने वाला है। ओमेगा कितना है 5, तो इट इज 5 स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 2। सो रेडियल कंपोनेंट आपके पास में कितना आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अल्फा, ये आपके पास में अल्फा है और ये आपके पास में आर है, तो ये कितना बनेगा आपके पास में अल्फा आर 80। अल्फा आर, अल्फा कितना है आपके पास में 10, आर कितना है आपके पास में 2, तो ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास में एक और कंपोनेंट बचता है, वो है कोरियोलिस। अब ध्यान से देखिए, पेन की टिप को वेलोसिटी की साइड रोटेशन ओमेगा कैसा दिया है क्लॉकवाइज, तो इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में AC विच इज 2v ओमेगा। तो ये बन गया आपके पास में 2 मल्टीप्लाई बाय v कितना है आपके पास में 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कितना है आपके पास में 5। सो ये आ गया आपके पास में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपने जो भी पॉसिबल एक्सेलरेशन हो सकते थे वो फाइंड कर लिए। सो यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर 15, तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा 50 माइनस 15 इज 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर भी 20 और यहां पर भी 20, तो दोनों ही जीरो हो गया, तो इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिले तो इसको 4 कर दो, तो इसको 4 कर दोगे तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा आपके पास में 40। तो इधर 40 इधर 20, तो इधर कितना बचेगा आपके पास में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन ऑफ ए आएगा उसके लिए आपको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। सो दिस विल बी 35 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। यहां से बता दीजिए वैल्यू क्या मिल रही है, यहां से बता दीजिए वैल्यू क्या मिल रही है। मेरे पास कैलकुलेटर है, आप लोग भी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो और बताओ कि वैल्यू क्या मिल रही है। 35 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट आंसर, आई थिंक ये 40 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, एक बार वेरीफाई कीजिए। 40.31। सॉरी, बताइए। हाँ 40.311 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये देखिए कि अगर आपके पास में तीनों एक्सेलरेशन और साथ में एक एडिशनल एक्सेलरेशन मैंने 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 कंपोनेंट्स मैंने दे दिए और बताया कि किस तरीके से इन कंपोनेंट्स को डील किया जाता है। मेरे ख्याल से यहां पर किसी भी तरह की कोई समस्या अब आपको होनी नहीं चाहिए। अगर एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट आता है, रेडियल आता है, टेंजेंशियल आता है, कोरियोलिस आता है, आप बड़ी आसानी से उसे कैलकुलेट कर लेंगे।
देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, अगर उनको हम लोग डिराइव कर ले तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन फॉर्मूलों के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कभी कभी वो फॉर्मूले हमें देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टली। तो वो फॉर्मूले कौन से होते हैं, अब हम लोग एक सिंगल स्लाइडर को लेकर चल रहे हैं और उसके लिए कुछ फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले सिंगल स्लाइडर के लिए वो कौन से फॉर्मूले होने वाले हैं, जरा देखिए यहाँ पर। हम एक सिंगल स्लाइडर को कंसीडर कर रहे हैं और ये हमारे पास में स्लाइडर आ गया, ये कनेक्टिंग रॉड आ गया, ये क्रैंक आ गया। अगर ये बैटरी बीच में चली जाए तो एक बार बोल देना साउंड नहीं आ रहा है, वैसे तो चलेगी अभी थोड़ी देर और। तो एक्चुअल में ये जो स्लाइडर है बेटा, ये स्लाइडर था यहां पर, और उसके बाद में ये स्लाइडर आ गया इस जगह पर। तो स्लाइडर ने यहां पर कितनी डिस्टेंस कवर की है, एक्स। जब स्लाइडर यहां पर था तो ये कनेक्टिंग रॉड ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ये कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट, और ये क्रैंक जो है ये भी कुछ इस तरीके से। अब क्या हुआ, ये स्लाइडर जो है ये आगे गया, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो जो कनेक्टिंग रॉड है उसने बीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जो क्रैंक है उसने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये आ गया आपके पास में 0, ये बन गया ए, ये बन गया आपके पास में बी, और ये बन गया आपके पास में बी डैश। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पर, तो टोटल 4 लिंक आपके पास में अवेलेबल है, और उन 4 में से एक लिंक ऐसा है जो फिक्स है। अब जो लिंक फिक्स है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की कोई फॉर्मूला फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी 0 है, क्योंकि सभी 0 है। तो जो फिक्स नहीं है उसके लिए चर्चा करने की जरूरत है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 ऐसे लिंक मिलते हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। फर्स्ट क्रैंक, दूसरा स्लाइडर, तीसरा कनेक्टिंग रॉड। अगर बात करें हम लोग क्रैंक, तो क्रैंक के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, क्रैंक के लिए एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, क्रैंक के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन हमने माना है 0, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक है, जिसको आप बोल सकते हो कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रैंक के बराबर होता है। स्लाइडर है, उसका डिस्प्लेसमेंट हमने माना है x, स्लाइडर की वेलोसिटी हो जाएगी x डॉट, मतलब dx बाई dt। स्लाइडर का एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। कनेक्टिंग रॉड का डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वो है बीटा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी d बीटा बाय dt। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा d ओमेगा सी आर बाय dt। सो ये वो अननोन टर्म्स है जिनको आपको फाइंड करनी है। तो देखिए अननोन को तभी फाइंड किया जा सकता है जब कोई एक वैल्यू आपके पास में नोन होती हो, जब कोई एक वैल्यू आपके पास में क्या रहे, नोन रहे। तो हमने क्या माना कि जो क्रैंक आपको दी गई है इसके डेटा आपके पास में गिवन है। जनरली ऐसा होता भी है क्वेश्चन के अंदर, जो क्रैंक के लिए एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आपको गिवन होती है, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो भी अननोन टर्म्स है वो आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो हम भी ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये गिवन है। अब आप स्लाइडर को इन टर्म्स में, कनेक्टिंग रॉड को इन टर्म्स में डिफाइन करना चाह रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को भी मिल जाता है। देखिए किस तरीके से डिफाइन करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसको मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूं, तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। x इक्वल्स टू, x क्या होने वाला है आपके पास में, बी बी डैश, बी बी डैश। इस बी बी डैश को मैं लिख सकता हूं ओबी डैश माइनस ओबी,
ओबी डैश माइनस ओबी। देखिए ओबी डैश को क्या लिखा जा सकता है, बी डैश जब स्लाइडर को एक्सट्रीमम पे लेके गए ना तब बी डैश पॉइंट मिला। तो मतलब अगर ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक है तो हमने बोला लेट अस सपोज क्रैंक लेंथ आर, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है एल, तो ऑफ कोर्स ओबी डैश जो रहेगा आपका, ओबी डैश जो रहने वाला है आपका वो रहने वाला है एल प्लस आर। अब पॉइंट आता है सर ओबी कितना है, सो ओबी के लिए आपने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर बना दिया और इसको बोल दिया एम, यहां से एक परपेंडिकुलर बना दिया और इसको क्या बोल दिया एम। तो आपने बोला सर ओबी अगर आपको डिफाइन करना है तो ओबी इक्वल्स टू ओ एम प्लस एम बी होगा, ओ एम प्लस एम बी। अब ये ओ एम कितना है, ये देखो ये आपके पास में आर है, ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा आर कॉस थीटा प्लस एम बी, ये आपके पास एम बी है, ये एल है तो ये बन जाएगा एल कॉस बीटा, एल कॉस बीटा। ये आ गया आपके पास में ओबी, और इससे पहले आपने डिफाइन कर दिया ओबी डैश। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर सर, एक्स को अगर डिफाइन करना है तो ओबी डैश एल प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस एल कॉस बीटा। अब यहां से ये x इक्वल्स टू, यहां से अगर आप r कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस एल बाई आर माइनस कॉस थीटा माइनस एल बाई आर कॉस बीटा। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, तो ये जो टर्म है ए एम, ये जो टर्म है ए एम, इसको मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल से लिख सकता हूं आर साइन थीटा, और इस बड़े वाले ट्राइंगल से लिख सकता हूं एल साइन बीटा। तो यहां से आपके पास में साइन बीटा इक्वल्स टू आ रहा है साइन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल अपॉन आर, और ये एल अपॉन आर जो है इसको हम बोल रहे हैं एन, एन क्या है ऑब्लिक्विटी रेशियो, ऑब्लिक्विटी रेशियो। सो साइन बीटा इक्वल्स टू क्या बन गया आपके पास में साइन थीटा डिवाइड बाय एन, साइन बीटा इक्वल्स टू क्या बन गया आपके पास में साइन थीटा डिवाइड बाय एन। तो देखिए ये आपके पास में जो x है इसको लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 प्लस एन माइनस कॉस थीटा माइनस एन, और कॉस बीटा को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, x इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 प्लस एन माइनस कॉस थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 प्लस एन माइनस कॉस थीटा, एन एन से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपके पास में x, ये x यहां पर डिफाइन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर। ये कोई खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x है नहीं, लेकिन जब इससे आगे जाएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे। इस फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नहीं, लेकिन यहां से अच्छे फॉर्मूले आपके सामने आने वाले। लेकिन पहले आप बताइए कि इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं है, सभी स्टूडेंट्स बहुत सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई किया। चलिए अगर इतनी बात समझ में आए तो इस रिजल्ट को ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। x इक्वल्स टू आर आपने बाहर ले लिया, ये बन रहा 1 प्लस एन माइनस
कॉस थीटा माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। तो x इक्वल्स टू आर 1 प्लस एन माइनस कॉस थीटा माइनस एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में x आ गया। तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल है, dx बाय dt से, dx बाय dt से। और dx बाय dt की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये r आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, n का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, और इसके अंदर भी फंक्शन दिखाई दे रहा है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा 0 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाय डी टी। अच्छा, यहां पर भी जब आपने कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा माइनस साइन थीटा और साथ में थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाय डी टी। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी v जो है डी थीटा बाय डी टी कॉमन ले लो, उसी को बोला जाता है ओमेगा। सो ओमेगा आर, और अंदर बच रहा आपके पास में एक साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, यहां बच रहा आपके पास में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। अब अगर इसमें आप ध्यान से देखें और ऐसा मान लेते हैं कि n जो है, इफ n इज बड़ा नंबर, और साइन थीटा तो बहुत छोटा नंबर होता है, सभी लोग जानते हैं -1 से 1 के बीच में। सो अगर साइन थीटा छोटा नंबर है तो साइन स्क्वायर थीटा और भी छोटा नंबर होगा, लेकिन n अगर बड़ा नंबर है तो n स्क्वायर और भी बड़ा नंबर होगा। सो फाइनली यहां से इस बात को कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर एक बहुत बड़े नंबर में से एक बहुत छोटे नंबर को माइनस किया जाता है तो ऑलमोस्ट वो बड़े नंबर के बराबर रहेगा। सो फाइनली आप इस वेलोसिटी को लिख सकते हो यहां पर ओमेगा आर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2l। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो आप इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहां से अगर आप बात करें एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन ए क्या बनेगा आपके पास में? dv बाय dt। सो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, ओमेगा आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाय डी टी, प्लस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का 2 और थीटा का डी थीटा बाय डी टी डिवाइड बाय 2l। सो एक्सेलरेशन ए जो आएगा वो आपके पास में आएगा डी थीटा बाय डी टी कॉमन ले लीजिए, ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट cos थीटा 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय n। वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये दो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, दोनों ही रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली हमसे पूछ ले जाते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए स्लाइडर के लिए डिस्प्लेसमेंट बता दिया, स्लाइडर के लिए वेलोसिटी बता दी, स्लाइडर के लिए एक्सेलरेशन बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कनेक्टिंग रॉड के ऊपर। सो अगर कनेक्टिंग रॉड की आप बात करेंगे तो कनेक्टिंग रॉड के लिए आपके पास में क्या है? साइन बीटा इक्वल्स टू अभी भी आपने लिखा था रिजल्ट साइन थीटा डिवाइडेड बाय n। यहां से आप कनेक्टिंग रॉड के लिए डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं बीटा। एक बार इसरो का पेपर था, आई थिंक 2019 या 18, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बस इस बेसिक फॉर्मूले के ऊपर उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो कभी कभी ये छोटे छोटे फॉर्मूले एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बीटा, बीटा का डिफरेंशिएशन डी बीटा बाय डी टी इक्वल्स टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाय डी टी
तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो डी बीटा बाई डी टी, rate of change of angular displacement of connecting rod is known as angular velocity of connecting rod, omega cr. Cos theta डिवाइड बाय n, इसका मतलब है ओमेगा डिवाइड बाय कॉस बीटा। इसको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो व्हाट इज एग्जैक्टली ओमेगा सी आर? ओमेगा सी आर इज ओमेगा डिवाइड बाय n cos थीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा। सो ये बन गया आपके पास में ओमेगा बाय n cos थीटा डिवाइड बाय cos बीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास में ओमेगा बाय n cos थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय n स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपके पास में ओमेगा बाय n cos थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय n स्क्वायर। सो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओमेगा सी आर इज ओमेगा cos थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो ओमेगा सी आर इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइड बाय n cos थीटा। ये एक और आपके पास में ओमेगा सी आर का रिजल्ट आ गया। अब यहां से अगर आप कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो ऑफ कोर्स डी ओमेगा सी आर बाई डी टी होने वाला है। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये बन जाएगा ओमेगा बाय एन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाय डी टी। सो एल्फा सी आर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय एन साइन थीटा। ये बन गया आपके पास में एल्फा सी आर। सो बेटा ये वो सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो आपको याद रखने चाहिए। अगर ये आप याद रखेंगे तो एग्जाम के अंदर बेहतर तरीके से आप इन क्वेश्चंस को, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ये प्रॉब्लम्स आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक सिंपल सा अरेंजमेंट आपको दिया गया है सिंगल स्लाइडर का। ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है और यहाँ पर आपका स्लाइडर अवेलेबल है। उसने हमें दिया है कि ये एंगल 90 डिग्री है, साथ में ये 60 mm है, ये 240 mm है और ये ओमेगा जो है ये 10 रेडियन पर सेकेंड है। आपसे क्या क्या पूछा है? एक नंबर में वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, 2 नंबर में एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर, 3 नंबर में ओमेगा सी आर, 4 नंबर में अल्फा सी आर, 5 नंबर में ओमेगा सी आर मैक्सिमम और आखिरी 6 नंबर में अल्फा सी आर मैक्सिमम। अल्फा सी आर मैक्सिमम। मेरे ख्याल से अब इस प्रॉब्लम को आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब इस प्रॉब्लम को आप लोग ट्राई कर सकते हो, बोलिए ये सुनो। है ना? सो आप एक सेकंड ट्राई करो इसे, मतलब 1 मिनट देता हूं मैं आपको ट्राई करने के लिए। इतना में मैं इसकी बैटरी बदल देता हूं। जल्दी से आप लोग ट्राई करके आप अपना आंसर बताएंगे। 1 स्पेस जो भी 1 का आंसर आए, 2 स्पेस जो भी 2 का आंसर आए। क्लियर है? तो कोई भी आंसर मिलते तुरंत आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। इतना में मैं बैटरी चेंज कर देता हूं।
चलिए, अरे किसी को आंसर नहीं मिला अभी तक, इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं था ये। देखिए मैं बताता हूं अब आगे, सिंपल सी कहानी है। देखो, वेलोसिटी ऑफ वी, वी का फॉर्मूला अभी भी आपको बताया गया है। क्या फॉर्मूला था? ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए सर थीटा, हमें चाहिए एन, हमें चाहिए ओमेगा, हमें चाहिए आर। सो आर क्वेश्चन में दे रखा है 0.06 मीटर, एन जो है वो होता है एल बाई आर। एल कितना है 240, आर कितना है 60, ये कितना आ गया 4। अब हमें चाहिए थीटा। सो अगर थीटा आपको फाइंड करना है, देखिए थीटा ये वाला एंगल होगा, ध्यान रखना, थीटा ये वाला एंगल होगा। तो आप बाय द हेल्प ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा आप क्या बोल सकते हो? 240 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया 4। सो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4। आई थिंक ये वैल्यू आ रही है 75.96। सो थीटा आपको मिल गया। अगर थीटा आपको मिल गया तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.06 ब्रैकेट साइन 75.96 प्लस साइन 2 टाइम्स ऑफ 75.96 डिवाइड बाय 4। सो यहां से वेलोसिटी v की अगर हम लोग बात करेंगे तो जरा कैलकुलेट करके बताइए ये वैल्यू कितनी मिल रही है। जरा सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके बताएंगे ये वैल्यू कितनी मिल रही है। सभी स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना मिल रहा है। अब ऐसा तो है ना, कैलकुलेटर ही नहीं है, कहीं पता चले सब लोग सोचे मोबाइल में तो क्लास देख रहे हैं, आप कैलकुलेटर कहाँ से लाए, मोबाइल में तो चला नहीं सकते। कोई तो होगा जिसके पास कैलकुलेटर होता होगा अलग से, जिसने खरीदा हो कैलकुलेटर अलग से, या लैपटॉप में लैपटॉप में क्लास देख रहा हो। प्रतीक्षा 10.81, 10.81 तो सही आंसर नहीं लग रहा। ये 2n है, सॉरी, ये 2n था ना, 2n था वेलोसिटी में, 2n था। हाँ 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 हाँ, अभी अभी सही आंसर है 0.0617 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में वेलोसिटी आने वाली है। अब यहां से अगर आप फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? यही लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। यहां पर एन ही है, ध्यान रखना, यहां 2n नहीं है। तो ओमेगा कितना है 10, आर कितना दिया गया है 0.06, कॉस 75.96 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 75.96 डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू कितनी दी गई है 4। बताएंगे जरा ये वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए कैलकुलेशन करना आपके लिए जरूरी है, आप जितना इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। आप सोचेंगे कि नहीं फॉर्मूला देख लिया, वैल्यूज देख लिया, अब एग्जाम में पुट करेंगे, एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो वहां कैलकुलेशन एरर हो सकती है, वहां पर कैलकुलेशन एरर हो सकती है। इसलिए गलती से भी ऐसा ना सोचे। 0.132, 0.132 तो मान लेते हैं, किसने बताया है? कावेरी ने। ओके, कावेरी, पवन, श्रुति, प्रतीक्षा, ओके, तो ये आंसर्स मयूरेश, ये आंसर इनके बिल्कुल सही है क्योंकि सबके आंसर मैच कर रहे हैं। सो अब अगर हम बात करें ओमेगा सी आर, तो ओमेगा सी आर का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा बाय एन कॉस थीटा।
तो ओमेगा कितना है 10, एन कितना है 0.06, कॉस 75.96। ये भी बता दो कितना मिल रहा है यहां से, सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ये भी बता दो कितना मिल रहा है यहां से। n बराबर 4, ओके ओके ओके। ये 10 डिवाइडेड बाय 4 कॉस ऑफ 75.96, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये भी वैल्यू बता दो कितने मिल रही है यहां से। हम्म 0.60 इज इट, cos 75 2.5 मल्टीप्लाई बाय, ओके। तो दो तीन लोगों को मिल रहा है तो शायद सही मिल रहा है फिर तो। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। एल्फा सी आर, ये आई थिंक था माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय एन साइन थीटा, तो माइनस एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 साइन 75.96। बताएं ये वैल्यू कितनी मिल रही है। बताएं ये वैल्यू कितनी मिल रही है। ओके 0.606। अल्फा की वैल्यू 24.25, ओके। माइनस माइनस में मिल रही है ना, हाँ, माइनस 24.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने बोला है सर ओमेगा सी आर मैक्सिमम बताओ। देखो ओमेगा सी आर होता है इतना, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। तो आपने यहां पर लिख दिया ओमेगा सी आर मैक्सिमम इज ओमेगा बाय एन। तो ये हो गया 10 डिवाइड बाय 4, तो ये तो क्लियर हो गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड। उसने बोला अल्फा सी आर मैक्सिमम बताओ, तो साइन थीटा को 1 मान लेना, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय एन। नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। सो 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सो ये आ रहा होगा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से हर एक पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार बोल दीजिए इनमें से अगर कोई भी पॉइंट वो पूछता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप वहां पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग अब यहां से थोड़ा सा आगे मूव करें। चलिए तो आगे मूव करें। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। देखिए हमने जब सब्जेक्ट चालू किया था तो हमने मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कशन किया था। हमने कहा हमको मैकेनिज्म बनानी है, आपने बना ली थी, फिर आपने कहा इसमें मोशन है या नहीं है, तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक किया, और ये सब तैयार करने के बाद में आपने एक सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बना ली। और ये सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बना के आपने आईसी इंजन जो भी थर्मल एप्लीकेशन है, थर्मोडाइनमिक्स, उस थर्मल एप्लीकेशन वालों को सौंप दिया, बोला ये लो एक मैकेनिज्म है, आप इसे काम में ले सकते हो। उन्होंने उसे आईसी इंजन के अंदर काम में लिया और आपको बताया कि कैसे फ्यूल जो होता है वो बर्न करेगा और उससे जो पिस्टन आपकी है, जो पिस्टन है उसके अंदर मूवमेंट आएगा, पिस्टन में मूवमेंट आ जाएगा। और जैसे पिस्टन में मूवमेंट आ गया, आईसी इंजन वालों ने बोल दिया देखो हमारा काम था इनको इनपुट देना, तो हमने इनको इनपुट दे दिया है। अब पिस्टन में मूवमेंट आने से वो मोशन जो है किस तरीके से, थ्रू द कनेक्टिंग रॉड, थ्रू द क्रैंक, कैसे क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करवाएगा, ये आपको समझाना। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट का, मेरे ख्याल से वो आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से इन लिंक्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट की तो सारी स्टडी हो गई, कैसे कैसे मोशन होना है, कितनी वेलोसिटी होगी, कितना एक्सेलरेशन होगा, ये सब तो हमने चेक कर लिया। लेकिन पॉइंट इज कि सर अगर अब हम लोग इनके फोर्सेस की स्टडी करना चाहे, तो टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस इन दीज लिंक्स वी हैव टू स्टडी अबाउट डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर। आपको इसी सिंगल स्लाइडर की डायनामिक्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, आपने अभी जो पढ़ा है वो भी डायनामिक्स का हिस्सा है। डायनामिक्स के दो हिस्से होते हैं, एक होती है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर आप मोशन की चर्चा करते हैं लेकिन कॉज ऑफ मोशन की चर्चा नहीं करते। लेकिन जब काइनेटिक्स की चर्चा करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर
कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स या टॉर्क जो भी रहा होगा उसकी चर्चा करने वाला है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर पिस्टन में मूवमेंट आ रहा है तो पिस्टन की मदद से वो मूवमेंट कैसे क्रैंकशाफ्ट पर जाता है, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको हर एक फोर्स की स्टडी करनी पड़ेगी इन सिंगल स्लाइडर। सो बेसिकली उसी को हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर, और बोल सकते हो फोर्स एनालिसिस इन सिंगल स्लाइडर। सो अब ये जो सब्जेक्ट है यहां से थोड़ा सा थर्मो से ऐड हुआ है, थर्मो में भी जो थर्मो का एप्लीकेशन है उसके अंदर थोड़ा सा ऐड हुआ है, क्योंकि वो पिस्टन का मूवमेंट जो होता है ना वो थर्मो वाले ही आपको दिला रहे हैं यहाँ पर आईसी इंजन में। सो कैसे हो रहा है मूवमेंट, मैं आपको सारी चीजें सिखाता हूं यहाँ पर। ये आपके पास में एक पिस्टन है, सॉरी सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में यहां पर आपके पास में पिस्टन है, और पिस्टन यहां से मूव करके यहां पर पहुंच गया। अभी खुद ही ने आपने देखा था ना कि यहां पर बी से बी डैश पे मूव कर गया था, लेकिन क्योंकि वो काइनेमेटिक एनालिसिस था तो कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं होती है वहां पर, इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई वो मूव कर गया मतलब कर गया, क्या कारण था हमें नहीं पता। लेकिन अब हम फोर्सेस की स्टडी कर रहे हैं तो अब हम बात करेंगे कि वो कैसे मूव कर गए, क्यों मूव कर गया। यहां से जुड़ा हुआ होगा आपके पास में कनेक्टिंग रॉड, और यहां से जुड़ा होगा आपके पास में क्रैंक। सो ये जो एंगल था ये था बीटा, और ये जो एंगल था ये था आपके पास में थीटा। तो समझिए इस बात को, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, इस सिलेंडर के अंदर फ्यूल आया होगा, और जैसे ही फ्यूल बर्न हुआ होगा ड्यूरिंग द फायरिंग, तो उस फ्यूल ने यहां पर कुछ गैसेस बनाई होगी, और वो जो गैसेस उसने बनाई होगी उसकी वजह से इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन है, इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर उन गैसेस ने प्रेशर लगाया होगा, ऐसे उन गैसेस ने क्या लगाया होगा, प्रेशर लगाया होगा, और इन प्रेशर की वजह से यहां पर एक फोर्स डेवलप हुआ है जो है आपके पास में एफ गैस, जो कितना है आपके पास में एफ गैस। सो एफ गैस आपके पास में कितना हो जाएगा, प्रेशर गैस, प्रेशर ड्यू टू गैसेस मल्टीप्लाई बाय इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। तो इतना फोर्स जो है, इतना फोर्स जो है वो आपके पिस्टन के ऊपर लग रहा है, इतना फोर्स जो है वो आपके पिस्टन के ऊपर लगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में ये पिस्टन मूव किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात की थी, लेकिन ये चर्चा नहीं की थी कि यहां पर क्यों पिस्टन मूव कर गया, क्यों नहीं की थी, क्योंकि सर कॉज ऑफ मोशन की स्टडी काइनेटिक्स के अंदर होती है, वहां पर आप कॉज ऑफ मोशन की चर्चा नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि वहां पर कॉज ऑफ मोशन की चर्चा नहीं हुई, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने मोशन कैसा हो रहा है इसके ऊपर चर्चा की। देखिए मैं आपको एक छोटा सा डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल बताता हूं, क्या बोला डीएलम्बर्ट ने, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में आइडिया देता हूं। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो न्यूटन ने कहा था कि अगर एक बॉडी आपके पास में, लेट अस सपोज इसके ऊपर F1 फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर F2 फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है तो आप लिखेंगे प्लस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0, मतलब आप लिखेंगे समीशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन। और न्यूटन ने कहा कि आपके पास में अगर बॉडी डायनामिक कंडीशन में है, मतलब मोशन के अंदर है, तो ये F1 और मान लो इधर से F2 लग रहा है, स्टिल बॉडी मूव कर रही है a एक्सेलरेशन से, तो आप लिखेंगे प्लस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू ma, मींस समीशन ऑफ x डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन है, समीशन ऑफ Fx इक्वल्स टू max। ये न्यूटन ने कहा। डीएलम्बर्ट ने कहा कि दो अलग अलग सिचुएशन के लिए दो अलग अलग इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज करेंगे। क्या है वो इक्वेशन, अगर यहां पर F1 लगा रहे हो आप, यहां पर F2 लगा रहे हो और बॉडी के पास में एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे प्लस F1 माइनस F2, प्लस F1 माइनस F2। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स इंट्रोड्यूस करवा दो, विच इज Fi, इसे बोलते हैं इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स।
और ये किसके बराबर उसने बोला, ma के बराबर उसने बोल दिया। तो ये बन गया F1 माइनस F2 माइनस ma इक्वल्स टू 0, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू ma। तो देखने में दोनों एक ही इक्वेशन है, देखने में दोनों एक ही चीज है, लेकिन डीएलम्बर्ट ने बोला कि हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर बॉडी आपके पास में स्टैटिक है तब भी समीशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू 0 लगाओ, अगर बॉडी आपके पास में मोशन में तब भी समीशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू 0 ही लगाओ। बस जब बॉडी मोशन में हो उस टाइम पर ये इक्वेशन लगाते टाइम एक इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स आप इंट्रोड्यूस करवा दो व्हिच इज एक्चुअली एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिधर एक्सेलरेशन लग रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगाना है। ये बेसिकली डीएलम्बर्ट का प्रिंसिपल था। उसने बोला था कि अगर कोई बॉडी आपके पास में डायनामिक कंडीशन में है तो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल आप उसे स्टैटिक की तरह डील कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। जब आप आगे पढ़ेंगे हायर स्टडी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा स्टेटमेंट उसने दिया। उसने बोला कि अगर कोई बॉडी आपके पास में डायनामिक कंडीशन में है तो आप बाय द हेल्प ऑफ डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल उसे स्टैटिक की तरह डील कर सकते हो। एक्चुअल में उसको इसने एक नया नाम दिया, डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये उसने इसको नया नाम दिया, क्या कि बॉडी डायनामिक में है लेकिन हम उसे स्टैटिक की तरह डील करेंगे इस इक्विलिब्रियम के अंदर। और उसी प्रिंसिपल को मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं। हमने कहा हमारा पिस्टन मूव कर रहा है, अगर पिस्टन मूव कर रहा है, अगर हमारा पिस्टन मूव कर रहा है तो पिस्टन इधर जा रहा है ड्यू टू फोर्स ड्यू टू गैसेस। तो पिस्टन के ऊपर आप एक इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स कंसीडर कर लो Fi। साथ में ये एक फ्रिक्शन फोर्स भी महसूस करेगा। तो इन तीनों को मिलाकर जो भी राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है ना उसको हमने बोला पिस्टन एफर्ट। और ये कितना आ रहा है आपके पास में, F गैस माइनस Fi माइनस फ्रिक्शन। सर ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा इसलिए बोला था कि बार बार ये तीनों फोर्स नहीं लिखना पड़े, तो इन तीनों को सॉल्व करके एक नया फोर्स बना लिया विच इज F, और इसको बोलते हैं पिस्टन एफर्ट। तो अब कहीं पर भी F लिखूंगा तो ये तीनों फोर्स अपने आप उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, कहीं पर भी F लिखूंगा तो ये तीनों फोर्स अपने आप उसके अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए इसलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सब जगह कैपिटल F डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे जरा देखिए, ये आपके पास में पिस्टन है, तो हमने कहा ये पिस्टन है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है कैपिटल F। तो जब पिस्टन के ऊपर एक फोर्स इधर से कैपिटल F लग रहा है तो एक फोर्स ड्यू टू कनेक्टिंग रॉड इसके ऊपर भी लगेगा FCR। ये एंगल हमारे पास में बीटा है। तो अगर हम देखेंगे ये जो FCR है ड्यू टू कनेक्टिंग रॉड, इसका एक कंपोनेंट FCR cos बीटा जो कि इसको बैलेंस कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है FCR sin बीटा। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तो ये जो सिलेंडर बॉल है इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो Fn, ये सिलेंडर बॉल ने इसको नॉर्मल फोर्स दे दिया। तो अब आपने डीएलम्बर्ट यूज किया तो आप इस बॉडी को ऐसे स्टैटिक डील कर सकते हो। स्टैटिक में क्या बोला जाता है, F इक्वल्स टू FCR cos बीटा। सो यहां से पता चल रहा है FCR आपका कितना होगा, F डिवाइडेड बाय cos बीटा, पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसी तरीके से यहां पर आप बोल सकते हो सर Fn इक्वल्स टू FCR sin बीटा। सो फाइनली यहां से Fn इक्वल्स टू FCR को लिखेंगे F डिवाइडेड बाय cos बीटा, और ये आ गया आपके पास में sin बीटा। तो Fn इक्वल्स F tan बीटा। कनेक्टिंग रॉड की वजह से कितना फोर्स लगता है FCR, वो भी आपने फाइंड कर लिया। सिलेंडर बॉल्स की वजह से कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा Fn, वो भी आप लोगों ने फाइंड कर लिया यहां पर। सो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे की कहानी क्या है, आगे जो नेक्स्ट लिंक आएगा वो होगा कनेक्टिंग रॉड। तो अगर FCR इधर लग रहा है तो ऑफ कोर्स FCR को कनेक्टिंग रॉड के ऊपर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझिए, आप इस चीज को समझिए क्या होगा
कि जब पिस्टन आगे जाएगा तो वो एफसीआर को पुश करेगा, एफसीआर को पुश करेगा, तो एफसीआर उसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये एफसीआर जो है ये किसके पास जाने वाला है? क्रैंक के पास जाने वाला है, तो ये क्रैंक को पुश करेगा, तो क्रैंक उसे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगी। ये एंगल कितना होगा? देखो ध्यान से देखो, ये बीटा, ये थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये होगा थीटा प्लस बीटा। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। सो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा प्लस बीटा। तो एफसीआर का बेटा एक कंपोनेंट आप इधर देखेंगे विच इज एफसीआर कॉस थीटा प्लस बीटा, और सेकंड वन इज एफसीआर साइन थीटा प्लस बीटा। सो पॉइंट इज कि जो कॉस वाला कंपोनेंट आप देख रहे हैं वो बियरिंग के ऊपर एक थ्रस्ट, एक फोर्स लगा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन जो साइन कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है? आपकी क्रैंक को रोटेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल। अगर क्रैंक ऐसे रोटेट करेगी तो वो क्या करने वाली है? इस क्रैंक शाफ्ट को भी बड़ी आसानी से रोटेट करेगी। तो किस तरीके से आपका जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है, और उस मूवमेंट को थ्रू दी कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंक की मदद से आप क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करवा रहे हैं, वो पॉइंट मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि सर यहां पर ये जो एफसीआर, ये तो रेडियल थ्रस्ट डेवलप कर रहा है विच इज एफसीआर cos थीटा प्लस बीटा। सो रेडियल थ्रस्ट एफ आर इक्वल्स टू एफसीआर को लिख सकते हैं एफ बाई कॉस बीटा, एफसीआर इक्वल्स टू एफ बाई कॉस बीटा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस बीटा। ये आपके पास में रेडियल थ्रस्ट आ गया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज एफ टी। एफ टी टेंजेंशियल फोर्स, एफ सी आर साइन थीटा प्लस बीटा। सो एफ टी इक्वल्स टू एफ सी आर की अगर आप बात करेंगे तो एफ सी आर इसको लिखेंगे एफ डिवाइड बाय कॉस बीटा साइन थीटा प्लस बीटा। ये वो टेंजेंशियल फोर्स आपके पास में आ गया है, ये वो टेंजेंशियल फोर्स आपके पास में आ गया है जो क्रैंक के थ्रू क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करवाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स देखिए बेटा, अगर क्लियर हो गया है तो क्लियर लिख दो, अगर कोई डाउट है तो डाउट लिख दो। अगर, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई डाउट रह गया हो, अगर डाउट रह जाए तो आप लोग पूछिए, और अगर क्लियर हो गया तो क्लियर लिख दो जल्दी से। सो हम लोग कॉम और डॉम दोनों को मिक्स करके यहाँ पर स्टडी करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, और अगर डाउट नहीं है तो आप लोग मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्लियर हो गया है, जिससे कि मैं आगे डील करूं। और अगर डाउट है आप लोग बताएंगे नहीं तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो आप अपना भी समय खराब करेंगे और मेरा भी समय खराब करेंगे, क्योंकि मेरा एफर्ट भी वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर कोई भी समस्या हो इसके अंदर, अगर क्लियर हो गया हो तो क्लियर लिखिए, क्लियर नहीं हुआ हो तो डाउट पूछिए। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? ओके क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये रिजल्ट्स जो है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो इसके अंदर जैसे एफ गैस है वो आपने डिफाइन कर दिया। अगर एफ आई आपको डिफाइन करना हो तो एफ आई आप कैसे डिफाइन करेंगे? एम ए, ये मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, एक्सेलरेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। एक्सेलरेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स को कैसे लिखेंगे आप? एम ए। अभी अभी एक्सेलरेशन आपने डिराइव किया था, ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। ये आपका इनर्शिया फोर्स हो जाएगा।
अगर कभी कैलकुलेट करना पड़े तो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कैलकुलेट करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आपने भी हॉरिजॉन्टल इंजन को डील किया, अगर आप वर्टिकल इंजन को डील करें फॉर वर्टिकल इंजन्स, तो जो एफ आपने अभी लिखा है एफ गैस माइनस एफ आई माइनस फ्रिक्शन, वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, वो बन जाता है प्लस माइनस एम जी। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपके पास में सिलेंडर है, ये आपके पास में पिस्टन है और ये आपके पास कनेक्टिंग रॉड है। तो जब एफ गैस नीचे लगेगा तो इनर्शिया तो ऑफकोर्स ऊपर ही लगेगा, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आप देखेंगे इस टाइम पर mg भी नीचे लगेगा, तो एफ गैस प्लस mg, एफ गैस प्लस mg उस टाइम पर यूज किया जाएगा। मान लीजिए ये आपके पास में कुछ इस तरीके से दिया गया, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये आपके पास में क्रैंक है। तो जब आप देखेंगे एफ गैस ऊपर की साइड लग रहा होगा, उस टाइम पर एफ आई डाउनवर्ड, उस टाइम पर फ्रिक्शन डाउनवर्ड और उस टाइम पर mg डाउनवर्ड, तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस mg। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल इंजन जब आपके पास में आएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्टिकल जब आए तो ऐसी कंडीशन में जो कैपिटल एफ है उसको आप लिखेंगे एफ गैस माइनस एफ आई माइनस फ्रिक्शन प्लस माइनस mg। सो इतनी कहानी है जो आपको ध्यान रखनी है। मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं वापस। मेन पॉइंट ये है कि सर ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो एक्चुअली में इसको रोटेट करवा रहा है। तो हमने बोला यार इसके अबाउट ये तो एक टॉर्क डेवलप कर रहा है, देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक टॉर्क डेवलप कर रहा है, क्यों ना उस टॉर्क को कैलकुलेट किया जाए। तो आपने बोला बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे, तो आपने बोला टॉर्क ऑन क्रैंकशाफ्ट, टॉर्क ऑन क्रैंकशाफ्ट, तो ये आएगा आपके पास में T इक्वल्स टू एफ टी मल्टीप्लाई बाय आर। एफ टी कितना है? एफ डिवाइड बाय कॉस बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय आर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं रिजल्ट को। एफ डिवाइड बाय कॉस बीटा, एफ डिवाइड बाय कॉस बीटा एंड दिस, सो आर मल्टीप्लाई बाय एफ, इसको बाहर ले लीजिए, डिवाइड बाय कॉस बीटा और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यार। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो फाइनली अगर आप देखें यहां पर t इक्वल्स टू, तो आर एफ बाहर, ये कॉस बीटा अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास में साइन थीटा प्लस कॉस बीटा अगर वहां जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में आर एफ, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस ये बन जाएगा कॉस थीटा, साइन बीटा के लिए यहां पर यूज होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन, कॉस बीटा के लिए यहां पर आप लिखेंगे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो टी इक्वल्स टू ये बन जाएगा आर एफ ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय एन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इक्वल्स टू आर एफ ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। और कहीं से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ, इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओवरऑल ये बन जाएगा t इक्वल्स टू आर एफ इक्वल्स टू, ऊपर नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में साइन थीटा
यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, डिनोमिनेटर में जो 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज रहेगा 2 रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सो ये जो टॉर्क आपके पास में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में इसी को बोलते हैं टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट। इसी को आप क्या बोलते हो, टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट। देखिए चीजें लिंक होगी, अब धीरे धीरे चीजें धीरे धीरे लिंक होगी। जो जो टॉर्क क्रैंकशाफ्ट के ऊपर आ रहा था एक्चुअल में वही आपका टर्निंग मोमेंट है, वही आपका क्या है यहाँ पर टर्निंग मोमेंट है। तो आप देख पा रहे सर, अगर ये टर्निंग मोमेंट हमारे पास में, इसका मतलब क्रैंकशाफ्ट को जो इनपुट मिल रहा है वो तो थीटा का फंक्शन है। क्रैंकशाफ्ट को जो इनपुट मिल रहा है वो थीटा का फंक्शन है, मतलब क्रैंक जब रोटेट करेगी तो थीटा अपने आप बदलेगा। अगर थीटा बदलेगा तो क्रैंकशाफ्ट को जो इनपुट मिल रहा है वो खुद ब खुद बदलने लग जाएगा, और ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। मतलब यहां पर क्रैंकशाफ्ट के पास जो इनपुट जा रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। क्रैंक एक साइकिल में 0 डिग्री से 360 डिग्री तक अपना एंगल बदलती रहेगी, तो उसके पास में जो मोशन जा रहा होगा, उसके पास में जो इनपुट जा रहा होगा वो ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट करता जाएगा। और आपने कहा कि देखिए सर, फ्यूल बर्न हुआ तो वहां से पिस्टन मूव हुआ, पिस्टन मूव होने से कनेक्टिंग रॉड मूव करती है, कनेक्टिंग रॉड मूव करने से क्रैंक मूव कर रही है, और क्रैंक के रोटेशन से आपकी क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रही है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि जो इनपुट आपके क्रैंकशाफ्ट के पास जा रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आप कहेंगे सर अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो इस फ्लक्चुएशन को हमें रोकना पड़ेगा, इस फ्लक्चुएशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फ्लाईव्हील। बोलिए, टॉपिक्स का लिंक समझ पा रहे हो, कैसे ये टॉपिक आपस में लिंक हो रहे हैं? तो अभी उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उसे इंट्रोड्यूस करवाने से पहले एक बार आप लोग अच्छे से यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। अच्छा बताएंगे, एक पॉइंट बताएंगे, ये फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा ना कुछ भी? नहीं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
चलिए, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है? अरे फिर से धोखा कैसे देगी? ऑडिबल हूँ मैं? ऑडिबल हूँ? साउंड आ रही है? एक बार जरा बताइए। ये 2 मिनट में बंद होने वाली है। 1 सेकंड के लिए मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा बैटरी। आप 10 सेकंड वेट कीजिए। मेरे ख्याल से अभी आपको साउंड बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। अभी साउंड क्लियर आ रहा होगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी अभी आपने एक रिलेशन लिखा है विच इज टी इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ, और ये आ रहा है आपके पास साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, अरे ये क्या हो गया? ऐसा भी होता है। चलो, डिवाइडेड बाय 2 रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ आपके सामने अभी एक रिजल्ट आया था। देखिए, इस रिजल्ट की खास बात है, अगर आप थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कर लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कर देते हैं, तो जैसे आपने थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री किया, टी इक्वल्स टू आर एफ, साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ पर ये साइन 180 ये 0 हो गया, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? आर एफ। सो टी इक्वल्स टू आर एफ। इसका मतलब क्या हो रहा है? एफ कौन था? जो पिस्टन के ऊपर लग रहा था। तो पिस्टन पर जो फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा फोर्स, वो सारा का सारा फोर्स जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये देखो 90 डिग्री मतलब ऐसा दिखाई देगा, सारा का सारा फोर्स क्या करने वाला है? टर्निंग मोमेंट डेवलप करने वाला है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था गेट के अंदर, ये कैपिटल एफ आपको दिया गया था 5 किलो न्यूटन। यहाँ से आर मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या दिया गया था, लेट सपोज अगर 10 mm दिया जाता है, तो वो बोल रहा था टर्निंग मोमेंट टी कितना होगा, तो आपको सिर्फ आर मल्टीप्लाई बाय एफ करना था। तो फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, लेकिन जब थीटा 90 डिग्री कर दोगे ना, तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर सिर्फ आर एफ बन जाएगा। तो आर की वैल्यू आपके पास में आ रही है 0.01, और ये आ रहा है आपके पास में 5000। तो ये आपके पास में 50 न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर आ रहा था। बोलिए, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर चर्चा होगी ना, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। और गेट हमेशा यही कोशिश करता है कि आपसे कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट पूछे जाए, इसलिए वो जानबूझ के इस तरह के सिनेरियो क्रिएट करके देता है जहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाए, जिससे कि आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, सो पॉइंट ये है कि सर फ्लक्चुएशन है, किस तरीके का फ्लक्चुएशन है? आपने बोला सर टर्निंग मोमेंट में फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशन किस तरीके का है? सो बेसिकली फ्लक्चुएशन किस तरीके का है ये जानने के लिए, फ्लक्चुएशन जो है वो किस तरीके का है ये जानने के लिए आपने इनके बीच में बनाया टी थीटा कर्व, टर्निंग मोमेंट डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं। सो ये टी थीटा कर्व जो है, टी थीटा कर्व, देखिए ये जो टी थीटा कर्व आपके पास में आ रहा है, ये कैसा दिखाई देगा? ये टी, और ये आ गया आपके पास में थीटा। सो हमने देखा कि जो टी थीटा कर्व है उसमें जो टॉर्क है वो थीटा के साथ कुछ ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था, थीटा के साथ कुछ ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था।
तो हम चाहते हैं कि बेसिकली ये जो टॉर्क है ये ऐसे यूनिफॉर्म आए, ऐसा टी मीन दिखाई दे, पर एक्चुअल में ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा कि यार जब लीनियर मोशन की चर्चा होती है, जब लीनियर मोशन की चर्चा होती है तो वहां पर ऐसा बताया जाता है, लीनियर मोशन में ऐसा बताया जाता है कि जो एफ और आर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व होता है, उसका एरिया जो होता है वो वर्क डन होता है, मतलब एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहां पर भी अगर आप बात करेंगे तो फोर्स की जगह टॉर्क, आर की जगह थीटा, तो टी थीटा कर्व का जो एरिया होगा ना वो बेसिकली यहां पर वर्क डन पर साइकिल को बताएगा। तो हमने बोला कि सर अगर मुझे ये पता करना हो भाई मीन टॉर्क पे रखना है तो किस मीन टॉर्क पे सिस्टम रह सकता है, उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि आपके पास में कितनी एनर्जी अवेलेबल है। तो आपने बोला वर्क डन पर साइकिल कैलकुलेट कर लो। हमने कहा वर्क डन पर साइकिल मतलब इसका पूरा एरिया फाइंड करना है, तो आपने बोला साइकिल मतलब जीरो से इसका जो भी टाइम पीरियड है वहां तक इंटीग्रेट कर दो, ये बन जाएगा टी डी थीटा। तो ये एक साइकिल में कितनी एनर्जी अवेलेबल है वो हमने कैलकुलेट करके बताई। तो हमने कहा कि हम इसे किस टॉर्क पे रखना चाहते हैं, तो हमने कहा हम इसे एक मीन टॉर्क पे रखना चाहते हैं, तो हमने कहा मीन टॉर्क मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कर दो। सो ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर रहेगी ऑफ कोर्स। अरे आप सोचिए कि आपको कोई एक महीने के लिए 600 रुपए दे रहा है, या फिर कोई ऐसा बोल रहा है ओके अभी ठीक चल रहा है, अभी बीच में आई थिंक कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार बताएंगे अभी ठीक चल रहा है? ओके 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 ओके। सो मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था कि मान लीजिए आपको किसी ने आज 1,000 रुपए दिए, कल 3,000 रुपए दिए, आखिरी में फिर किसी ने 1,000 रुपए दिए, फिर किसी ने 2,000 रुपए दिए, तो ऑटोमेटिकली फिर किसी ने 1,000 रुपए और दे दिए। तो एक महीने में टोटल उसने आपको 6,000 रुपए दिए। अब कैसे दिए वो आप देख सकते हो, रेंडमली दिए जा रहे, कहीं पर बहुत ज्यादा कहीं पर बहुत कम। अगर मैं बोल दूं कि वो डेली अगर आपको 200 रुपए दे और 30 दिन तक, तो भी वो 6,000 रुपए आएंगे ना। तो हम बोल रहे हैं वो मीन वैल्यू कौन सी है, ये 200। तो हम बोल रहे हैं अगर मीन टॉर्क उसको उसके साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतनी एनर्जी आनी चाहिए जितना फ्लक्चुएटेड टॉर्क को आप इंटीग्रेट करके टोटल एनर्जी पता कर रहे हो। तो एनर्जी यहां से फाइंड कीजिए, एनर्जी यहां से फाइंड कीजिए, दोनों बराबर ही होने चाहिए। नई बात समझ में आए तो मैं आपको बताता हूं। रेंडमली अगर आपके पास में एनर्जी आ रही है तो टोटल एनर्जी आ रही है 6,000, ये हो गई बेटा वो टोटल एनर्जी। आप चाहते हो कि सर रेंडमली ना आए, एक फिक्स अमाउंट मेरे पास में है, तो हमने बोला ये टी मीन और साइकिल टाइम कितना है 30 डेज का। तो आपको पता चल जाएगा कि 6,000 डिवाइडेड बाय 30, मतलब रोज अगर आपको कोई 200 रुपए दे तो आपको उतनी ही एनर्जी मिल जाएगी। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि सर आप चाहते हो कि कांस्टेंट टॉर्क मिले, लेकिन हम बोल रहे हैं फ्लक्चुएटेड टॉर्क आ रहा है। अब कांस्टेंट टॉर्क भी तो किसी लिमिटेशन में आएगा ना, ऐसा नहीं ना बहुत ज्यादा टॉर्क कॉन्स्टेंटली आपको मिलता। क्या बात होगी, बार बार कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। अभी ठीक है, एक बार बताएंगे अभी ठीक है?
ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। एक सिंपल तरीके से इस बात को समझिए, आप इस कहानी को छोड़ दीजिए, आप इस कहानी को छोड़ दीजिए, एक सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आप कॉलेज में अभी है, आपके पास में घर से एक महीने में 6,000 रुपए आ रहे हैं। अब अगर 6,000 रुपए आपके पास में आ रहे हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, पहले दिन 1,000 रुपए खर्च कर देते हैं, दूसरे दिन 2,000 रुपए खर्च कर देते हैं, फिर 500 खर्च कर देते हैं, और इस तरीके से आपने आफ्टर 10 डेज आपका अकाउंट बैलेंस है 400 रुपीज। सो ये जो 6,000 रुपए आए हैं ये आपको 30 डेज के लिए चलाने थे, लेकिन आपने 10 दिन के अंदर 5,600 खर्च कर दिया। अब ये 400 आपको चलाने पड़ेंगे फॉर 20 डेज। सो आपके एक्सपेंस का फ्लक्चुएशन देखो, पहले दिन तो आप बहुत अमीर आदमी हो, दूसरे दिन उससे भी अमीर हो, तीसरे दिन ठीक हो, फिर उसके बाद में ठीक हो, लेकिन उसके बाद तो एकदम गरीबी सी आ गई आपके पास। तो आपके एक्सपेंस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो आपने बोला कि यार क्या किया जाए यहां पर, तो आपने बोला कि क्यों ना हम एक फिक्स एक्सपेंस पर डे, एक फिक्स पैसा पर डे, एक फिक्स अमाउंट पर डे खर्च करें। तो कितने दिन है, कितने कितने पैसे में रोज के खर्च कर सकता हूं, तो आपने बोला एक्स। कितने दिन है टोटल, 30 दिन, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 6,000। तो x बराबर 6,000 डिवाइड बाय 30 कर दो, तो ये आ गया कि भाई रोज आप 200 रुपए खर्च कर सकते हो। तो हम वही जानना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मीन वैल्यू है ये किन दो चीजों पर डिपेंड है। ये सर एक तो आपके पास में टोटल कितना पैसा अवेलेबल है, वो है एनर्जी, हमारे लिए क्या है एनर्जी, और आपका साइकिल टाइम कितना है। तो हमने बोला सर टोटल कितनी एनर्जी अवेलेबल है, सर इतनी एनर्जी अवेलेबल, और साइकिल टाइम कितना है, पीडी व्हाटएवर जो भी साइकिल टाइम रहता है। तो यहां से आप ये बता सकते हो, यहां से बेटा आप ये बता सकते हो कि किस मीन टॉर्क के ऊपर सिस्टम को रखा जा सकता है। तो 0 से टाइम पीरियड टी dt डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो ये आपके पास में वो मीन टॉर्क है, ये आपके पास में वो मीन टॉर्क है जिसको हम लोग मेंटेन करना चाहते। सो अभी मेरे ख्याल से क्लियर होगा बिल्कुल। वो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, अभी परफेक्ट होगा। हमारा पॉइंट जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा। सो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है, आपके पास में जितनी एनर्जी अवेलेबल होगी आप उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मीन टॉर्क डिसाइड कर सकते हैं। एक बार बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। टोटल कितनी एनर्जी अवेलेबल है आपके पास में, एंड द सेकंड फैक्टर इज आपका जो साइकिल टाइम है वो कितना है। सो उस बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो मीन टॉर्क है वो कितना होना चाहिए। सो पॉइंट ये है कि सर जब एक्सेस में टॉर्क आएगा तो उस एनर्जी का क्या करेंगे, जब टॉर्क आपके पास में कम आएगा उस एनर्जी का क्या करेंगे। तो दो केस बन रहे हैं। आप चाहते हैं कि इतना मीन टॉर्क आपके सिस्टम के पास में, आपके क्रैंकशाफ्ट के पास में आता रहे। तो अगर इससे ज्यादा टॉर्क आएगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर इससे कम टॉर्क आ गया तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है। जब आपके पास में इससे ज्यादा टॉर्क आता है तो हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को स्टोर करके रख लेते हैं।
और जब टॉर्क आपके पास में कम आता है, जब एनर्जी सप्लाई आपके पास में कम होती है, ऐसे टाइम पर आप उसी एनर्जी को क्या कर देते हैं, वापस सप्लाई कर देते हैं। जब एक्सेस में टॉर्क आया, उसको स्टोर कीजिए। जब आपके पास में टॉर्क कम आ रहा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मान लीजिए आपने फिक्स किया कि 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क होना चाहिए, तो अगर आपके पास में इससे ज्यादा टॉर्क आ रहा है तो उसको आप एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लीजिए। जब इससे कम टॉर्क आ रहा है तो आप उसी एनर्जी को वापस सप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि थ्रू आउट पूरे साइकिल टाइम के लिए आप इस कांस्टेंट टॉर्क को मेंटेन कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो काम है एनर्जी को स्टोर करना और एनर्जी को सप्लाई करना, इसके लिए आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पर एक फ्लाईव्हील को। सो फ्लाईव्हील जो है वो आपके पास में कौन है, एक एनर्जी रिजर्वायर हो गया, एक तरीके से एनर्जी बैंक हो गया। जब आपके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो बैंक उसको स्टोर कर लेगा। जब आपके पास में वापस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो बैंक आपको वापस पैसा देगा, वापस एनर्जी देगा। बट मेक श्योर इस चीज को आप दिमाग में रख ले कि बैंक आपको आप ही का पैसा देगा। मतलब फ्लाईव्हील है ना, जो स्टोर करेगा ना सिर्फ वही सप्लाई करेगा। आप कहेंगे कि आपने स्टोर तो करवाया कुछ कम और उसके बाद में डिमांड आपने कर दी बहुत ज्यादा, तो फ्लाईव्हील अपनी साइड से किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्लाईव्हील जो है वो आपका एनर्जी बैंक है। तो बैंक की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल फ्लाईव्हील फॉलो करेगा। जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आप अपनी ही एनर्जी वापस ले सकते हो। जब आपके पास में एक्सेस में एनर्जी होगी तो आप उसको अपनी ही एनर्जी वापस स्टोर करने के लिए दे सकते हो। सो फ्लाईव्हील बेसिकली इस बात को इंश्योर करता है कि जो आपका टॉर्क है वो टॉर्क क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे ही एनर्जी एक्स्ट्रा होगी वो स्टोर करेगा, जैसे ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो एनर्जी को सप्लाई करेगा। तो यहां पर जो मेन पॉइंट था वो ये था कि सर जो टी है, जो टॉर्क है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है? उसे कंट्रोल करने के लिए आप सिस्टम के अंदर एक फ्लाईव्हील इंट्रोड्यूस करा देंगे। वो फ्लाईव्हील क्या करेगा, जैसे ही जरूरत पड़ेगी आपके पास में एक्सेस में एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा और आपको जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस एनर्जी को सप्लाई कर देगा। तो ये बेसिकली उस फ्लाईव्हील का काम होने वाला है। उसको समझने के लिए आपने यहाँ पर टी थीटा कर्व लगाया था। ये टी थीटा कर्व जो है बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूज्ड टी थीटा कर्व है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है एक्चुअल में ये टी थीटा कर्व किसके लिए होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टी थीटा कर्व आपने बनाया है, ये टी थीटा कर्व होता है फॉर सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। जो टी थीटा कर्व आप लाइक अपने सेमेस्टर में भी पढ़ते होंगे, यहां पर भी आप पढ़ ही रहे हैं। सो आप पूरा टी थीटा कर्व के ऊपर चर्चा कर लेते, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि टी थीटा कर्व किस इंजन के लिए है। तो ये एक स्टीम इंजन के लिए आपने टी थीटा कर्व बनाया। अगर आप सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए अगर आप यहां पर टी थीटा कर्व बनाए, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर टोटल 4 स्ट्रोक आपको दिखाई देते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक, फर्स्ट वन इज सक्शन, देन कंप्रेशन, देन एक्सपांशन जिसको आप पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज एग्जॉस्ट। तो होता क्या है एग्जैक्टली, सबसे पहले उसके अंदर सक्शन होगा जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, देन कंप्रेशन, अगेन आपको वर्क देना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, और तीसरा आता है एक्सपांशन जिसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है, एंड फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट जहां पर आपको फिर से सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो ये चारों स्ट्रोक जब आप टी थीटा कर्व के अंदर देखते हैं, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, एंड 3 पाई से 4 पाई। सो ये 0 से पाई कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, पाई से 2 पाई कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक्सपांशन कुछ इस तरीके से, एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके से। तो पहला जो 0 से पाई आप देख पा रहे हैं ये है आपका सक्शन स्ट्रोक, देन कंप्रेशन, देन एक्सपांशन और देन एग्जॉस्ट। तो जब आप बात करते हैं यहां पर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, तो उसका जो टी थीटा कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सो पॉइंट क्या है यहां पर कि सर जब सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक को मैं देख रहा हूं यहां पर, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क, मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क, इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग यहां पर टर्म यूज करते हैं फ्लक्चुएशन। जो फ्लक्चुएशन टर्म होती है ना, वो हम कहां यूज करते हैं, जब मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस की आपको चर्चा करनी है।
जब फ्लक्चुएशन टर्म की बात होगी तो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम की चर्चा होगी और किसी की चर्चा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट जरूर देखते होंगे, मान लीजिए दो प्लेयर आपके पास में, एक रोहित शर्मा एक विराट कोहली है, जस्ट ऐसे मानते हैं ना, भले आप किसी के भी फैन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें यहाँ पर, तो मान लीजिए रोहित शर्मा अगर बैटिंग करने जा रहा है तो आपने कुछ मैचेस का एनालिसिस किया, उसने फर्स्ट मैच खेला और उसने 200 रन बनाए, उसने दूसरा मैच खेला उसने 0 रन बनाए, तीसरा मैच खेला फिर से 100 बना दिया, और फोर्थ मैच खेला फिर से 0 बना दिया। ये उसके स्टैट्स है। अब हम लोग गए विराट कोहली के पास, हमने बोला इसका अगर एवरेज पता करें, पहले रोहित शर्मा का अगर एवरेज हम लोग पता करें तो ये आ रहा है आपके पास में 200, और मैं तो बोलता हूँ 3 ही मैच ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, वरना इसका एवरेज फाइंड करने में हमें कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। सो आपने 3 से डिवाइड कर दिया, इसका एवरेज कितना आ रहा है 100। सेम जब हम गए विराट कोहली के पास, इसने पहले मैच में 100 बनाया, दूसरे मैच में भी 100 बनाया, तीसरे मैच में भी 100 बनाया, जब इसका एवरेज पता किया तो वो भी 100 आ रहा है। सो यहां पर अगर आप देखें तो दोनों का एवरेज सेम है, दोनों का एवरेज सेम है, पर मैच दोनों सेम रन बना रहे हैं। पर एक्चुअल सिनेरियो को जानने के लिए आपने यहां पर फ्लक्चुएशन को इंट्रोड्यूस करवाया। फ्लक्चुएशन बोलता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस पता करो, तो इसका फ्लक्चुएशन आ रहा है 200, इसका फ्लक्चुएशन आ रहा है 0। इसका मतलब ये जो आपका प्लेयर है, बेसिकली ये प्लेयर जो है ये कंसिस्टेंट प्लेयर है, लगातार एक कांस्टेंट वैल्यू के आसपास रन बना रहा है। लेकिन ये वैल्यू जिसका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ रहा है, ये कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, या तो बहुत कम रन बना रहा है या बहुत ज्यादा रन बना रहा है। तो जब भी फ्लक्चुएशन की चर्चा होगी, आप मीन एवरेज इन सब फैक्टर्स के पीछे नहीं जाते हो, आप सिंपली ये बोलते हो कि सर मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है। और आप देख पा रहे हैं कि जब सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आपने लिया है, तो ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। इसी तरीके से एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन। और मल्टी सिलेंडर इंजन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक टाइम पर अगर कोई एक पर्टिकुलर सिलेंडर आपको पावर स्ट्रोक दे रहा है, तो दूसरे टाइम पर कोई दूसरा सिलेंडर आपको पावर स्ट्रोक देगा, तो हमेशा आपको पावर स्ट्रोक मिलता रहेगा, मतलब वर्क सिस्टम से मिलता रहेगा। तो जो फ्लक्चुएशन होगा सिस्टम में वो एज कंपेयर टू सिंगल सिलेंडर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा बोलते भी हैं। द मेन पर्पस, लिख देता हूं मैं इस बात को, द मेन पर्पस ऑफ multi-cylinder engine is to reduce the requirement of flywheel। देखिए जब मैं यहां बोल रहा हूं मेन पर्पस मल्टी सिलेंडर का ये है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारा मेन पर्पस ये है, तो हमारा मेन पर्पस मतलब थ्योरी ऑफ मशीन के अकॉर्डिंग अगर आप मल्टी सिलेंडर की बात करेंगे, तो मल्टी सिलेंडर का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वो यहां पर फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। अभी फ्लाईव्हील को हम थोड़ा थोड़ा उसके आसपास की बातें कर रहे हैं, अभी मेन फ्लाईव्हील के ऊपर एग्जैक्टली बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपने कहा फ्लक्चुएशन होता है, हमने कहा कैसा फ्लक्चुएशन होता है जरा दिखाओ हमें। तो हमने यहाँ पर सिंगल सिलेंडर के लिए, 4 स्ट्रोक के लिए और मल्टी सिलेंडर के लिए टी थीटा कर्व का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब जब आप इन पैरामीटर्स को, लाइक मैं चाहता हूं सर फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पर है तो कितनी साइज का, किस साइज का, किस वेट का फ्लाईव्हील लगाना पड़ेगा, सो उन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स है जिनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, जिन पैरामीटर्स को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहला पैरामीटर आता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल ई मैक्स से। डेल ई मैक्स से। तो ये डेल ई मैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन टर्म, तो ये बोल रहा है जब भी मैक्सिमम एनर्जी रहेगी और जब भी मिनिमम एनर्जी रहेगी, उन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया
आपके टोटल 10 सब्जेक्ट थे, 10 सब्जेक्ट में आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स मिले, किसी में 9, किसी में 7, किसी में 6, किसी में 2। किसी ने बोला आपके मार्क्स का फ्लक्चुएशन बताओ, तो हमने बोला कि यार मैक्सिमम तो मिला मुझे 9, मिनिमम मिला मुझे 2, तो 9 माइनस 2, टोटल फ्लक्चुएशन जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आ रहा है वो इन दो सब्जेक्ट के बीच में, और वो कितना है 9 माइनस 2। क्लियर है? तो मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसी को क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये फ्लक्चुएशन ज्यादा है या कम है, इसके लिए आप एक कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं सीई से, सीई। ये सीई क्या होता है, डेल ई मैक्स, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल। यहां से मतलब जो भी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हो उसको वर्क डन पर साइकिल, एक साइकिल की जो एनर्जी है उससे कंपेयर करो, उससे डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए किसी केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ज्यादा है, किसी में कम है, तो जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ज्यादा है फॉर द सेम वर्क डन विद फॉर द सेम वर्क डन पर साइकिल, तो जहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा फ्लक्चुएशन है, जहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन कम होगा वहां पर कम फ्लक्चुएशन होगा। सेम इसी तरीके से एक और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, इसे आप कहेंगे डेल एन। और जब डेल एन की आप बात करेंगे तो ये आपके पास में आएगा अगेन एन मैक्स माइनस एन मिन। अच्छा ये आरपीएम में है, ये किसके अंदर है, आरपीएम में है। आप इसे रेडियन पर सेकंड में भी लिख सकते हो, डेल ओमेगा रेडियन पर सेकंड, आप इसे रेडियन पर सेकंड में भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा आपके पास में ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन। ध्यान रखना आरपीएम में हो या रेडियन पर सेकंड में सिर्फ यूनिट ही बदल रही है, सिर्फ यूनिट ही बदल रही है। ये भी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होगा और ये भी आपके पास मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होगा। यहां से एक और कोफिशिएंट हम डिफाइन करते हैं जिसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है सीएस। ये होता है आपके पास में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, तो फ्लक्चुएशन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाय मीन स्पीड एन। सो अगर मीन स्पीड की मैं बात करूं तो सर ये मीन स्पीड कितना होगा, ये मीन स्पीड होगा सर एन मैक्स प्लस एन मिन डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हो सर ये बन गया हमारे पास एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाय एन मैक्स प्लस एन मिन और ये 2 आ गया ऊपर। तो ये आपके पास में सी एस का फॉर्मूला। अगर आप इन टर्म्स ऑफ ओमेगा इसको लिखना चाहें, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा इसको लिखना चाहें तो सी एस इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो अगर मीन स्पीड की आप बात करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय 2। सो यहां पर पुट कर दीजिए इसे, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन। तो ये आपके पास में सी एस आ गया इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ इतना सा है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो ओमेगा वाला फॉर्मूला है सी एस का या फिर ये जो एन वाला फॉर्मूला है सी एस का, क्या इन दोनों से अलग अलग आंसर आएगा या सेम आंसर आएगा? क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम है या दोनों फॉर्मूले अलग अलग है?
बोलिए, ये दोनों फॉर्मूले सेम है या अलग अलग है? चलिए, अरे बताइए सेम है क्या अलग अलग है? ये जो रिजल्ट आपने बताया है ये सेम है या अलग अलग है? जज ही नहीं कर पा रहे यार आप लोग। ये जो फॉर्मूला है आप सभी लोग जानते होंगे ना, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई n/60। आप सभी लोग जानते होंगे इस फॉर्मूले को, तो यहां पुट कर दो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मैक्स को क्या लिख सकते हो, 2 पाई n max/60 माइनस 2 पाई n min/60 डिवाइडेड बाय 2 पाई n max/60 प्लस 2 पाई n min/60। 2 पाई/60 से 2 पाई/60 कैंसिल आउट कर दो, तो सी एस बराबर क्या बन गया आपके पास में, सी एस बराबर क्या बन गया, 2 ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n max माइनस n min डिवाइडेड बाय n max प्लस n min। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, एक छोटा सा पॉइंट और है जो कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, हमसे पूछ लिया जाता है रिलेशन बिटवीन ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन एंड सी एस। देखो सी एस इक्वल्स टू अभी अभी आपने लिखा है 2 टाइम्स ऑफ, ये पूरी टर्म है, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन। तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ओमेगा मिन कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन -1 डिवाइड बाय ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन +1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास में सी एस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन +1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन -1। इसे लिख सकते हो आप सी एस ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन प्लस सी एस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन -2। और फाइनली आप बोल सकते हो यहां पर इन दोनों में से ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन, इसको कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा सी एस -2 माइनस सी एस ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन इक्वल्स टू 2 प्लस सी एस डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एस। ये आपके पास में फाइनल फॉर्मूला आ रहा है। तो कभी कभी इनके बीच में आपस में रिलेशन भी पूछ लिया जाता है, मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो फ्लाईव्हील के ऊपर ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। सो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे ख्याल से यहां तक हो गया था, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज शाम को 8 बजे मैथमेटिक्स की क्लास भी है, जिसका लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप लेट्स स्टार्ट गेट ईएससी पीएसयू के अंदर आ जाएगा। तो वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस क्लास में हम लोग डील नहीं कर पाएंगे। पोलर फॉर्म से रिलेटेड, डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। बोलिए इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ सब स्टूडेंट? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहीं पे लिख देते हैं। एक एक छोटा सा पॉइंट और रह गया बस। देखिए सी एस इक्वल्स टू, बहुत सी बार जब आप आगे पढ़ेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें सी एस इक्वल्स टू 1% दिया जाएगा। तो ऑफ कोर्स जब ये 1% दिया गया है तो इसकी वैल्यू को आप कंसीडर कर सकते हैं 0.01। इसकी वैल्यू को आप कंसीडर कर सकते हैं 0.01। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर सी एस की वैल्यू ±1% दी गई है तो इसका मतलब है ये 2% है। 1% ज्यादा और 1% कम, 1% ज्यादा और 1% कम। तो ऐसे कंडीशन में इसको आप कितना मानने वाले हैं? 2%। और जब 2% इसकी वैल्यू दी गई हो तो आप इसे पुट करने वाले हैं 0.02। ये बहुत सी बार ये मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में एग्जाम के अंदर सीएस की वैल्यू ±1% या ±2% दी जाती है और वो वहां पर उसकी वैल्यू 0.01 पुट कर देते हैं। कहां पुट करना है अभी वो इक्वेशन आई नहीं है, वो हम लोग कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जब कल न्यूमेरिकल करें तो उस टाइम पर आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर सीएस की वैल्यू कहीं पर भी ±1% दी जा रही है, इट मींस वो बोल रहा है 1% ज्यादा हो सकता है और 1% कम हो सकता है। और जब भी वो ऐसा बोल रहा हो आप उसको 2% लेके चलेंगे, और जब भी 2% होगा तो सीएस की वैल्यू आप यहां पर 0.02 पुट करने वाले, ना कि 0.01। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से यस बोल दो, जल्दी से एक बार यस बोल दो। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी थ्योरी ऑफ मशीन के पार्ट को, और आज शाम को हम लोग मिलेंगे मैथमेटिक्स के अंदर 8 बजे। देखिए वो क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट है गेट के लिए, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा सीरियस लेके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, कल मिलते हैं।